हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू न्यू एरा क्लासेस में। इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 न्यू सिलेबस 2022 से 2000 सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम उस बुक के यानी कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के बुक में क्या क्या दे रखा है उनके बारे में बारीकी से पहले जान लेते हैं कि आखिर इनमें इस बुक में कितनी यूनिट है और उन यूनिट के अनुसार किन यूनिट में कितनी अध्याय है, इनको बारी बारी से देखेंगे। टोटल 5 यूनिट बनाई गई है। पांचों यूनिट को बारी बारी से देखेंगे। इसलिए इस बुक को यूनिट वाइज देख लेने से यही आसानी होती है कि किन यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट फर्स्ट, इकाई 1, जीव जगत में विविधता। कि जीव जगत में आखिर विविधता किस तरह होती है। हम सभी जानते हैं कि सभी जीव अपने शारीरिक संगठन, कार्य व संरचना के अनुसार पहचाने एवं वर्गीकृत किए जाते हैं और इन्हें विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। सभी जीवधारियों को उनकी समानता के अनुसार पहचान एवं नाम दिया गया है। मतलब इनमें यह याद रखना है या यह जानना है कि इस जीवों में विविधता में जो होती है, जीव जगत में विविधता इनमें क्या है, तो इनमें आसानी से पहचानने के लिए जीवों का एक नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे इन चैप्टर में देखेंगे कि और भी इनमें बहुत सारी विविधता है कि आखिर क्या क्या है। तो इनमें टोटल कितनी अध्याय है वह अध्याय देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 अध्याय है। पहला अध्याय है जीवों में जगत। जीवों में जगत आखिर होते हैं तो किस तरह होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीवों में जगत जो होते हैं ये वैसा जगत है जहां पर जीवित प्राणी निवास करते हैं। उस जगत को जीवित जगत कहा जाता है, या कह सकते हैं प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता आदि का गुण पाया जाता है। और भी आगे इनमें बहुत सारा वेरिएशन है जो कि आगे देखेंगे जब लेसन स्टार्ट किया जाएगा। तो दूसरा अध्याय हमारा है अध्याय 2 और इनमें देखना है जीव जगत का वर्गीकरण कि जीव जगत में वर्गीकरण कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि जीव जगत में जो वर्गीकरण होता है, इस जगत के अंतर्गत जीवों के द्वारा किए गए कार्य, विकास एवं उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा गया है। यह वर्गीकृत से छोटी शाखा है। कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि सबका क्या है, एक वर्गीकरण बताया गया। कहा गया है कि जैसे पढ़ेंगे आगे तो जानेंगे, आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 5 जगत बनाए गए हैं। उन जगत के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे इस अध्याय के अंतर्गत, यानी कि अध्याय 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट अध्याय हमारा आ जाता है, तीसरा अध्याय है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के बारे में जान लेते हैं कि वनस्पति जगत आखिर है तो क्या है। अध्याय 3 वनस्पति जगत। इस जगत के अंतर्गत हम जानेंगे कि वनस्पतियों में आखिर किस तरह इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, मतलब इनमें क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इस जगत के अंतर्गत यानी पादप जगत ऐसे जीवों से मिलकर बना होता है जिसके जीव कार्यात्मक एवं संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल आदि आते हैं इनके अंतर्गत। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें और भी बहुत चीज पढ़ना है जो कि अध्याय शुरू होने के बाद आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। आगे आ जा रहा है हमारा फर्स्ट यूनिट के चौथा अध्याय प्राणी जगत। अब देखिए, प्राणी से जाहिर सी बात है, इस जगत में आज तक लगभग या असंख्य लाखों जंतु आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनकी आकृति, आवास, प्रकृति, संरचना, व्यवहार, प्रजनन आदि भिन्न होते हैं। मतलब इस जगत के अंतर्गत, प्राणी जगत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उनकी आकृति जो होती है,
आवास जो होती है, प्रकृति जो होती है, संरचना जो होती है, व्यवहार जो होते हैं, प्रजनन आदि, ये सभी उनमें भिन्न होते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत टोटल 4 अध्याय। चारों अध्याय के बारे में हमने बारीकी से जान लिया। और अब हमारा आ रहा है यूनिट सेकेंड यानी अध्याय 2। अध्याय 2 में आखिर पढ़ना क्या है, तो इसमें पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ना है कि पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक एवं संगठन आखिर होते हैं तो किस तरह होते हैं। इनमें टोटल 3 अध्याय आते हैं। इनमें टोटल 3 अध्याय आते हैं। पहला अध्याय है पुष्पी पादपों की आकारिकी। अध्याय 6 में पढ़ना है पुष्पी पादपों का शरीर। और अध्याय 7 में पढ़ना है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। मतलब यूनिट सेकेंड में टोटल 3 अध्याय पढ़नी। पुष्पी पादपों की आकारिकी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस अध्याय में हमें पुष्पों के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें आखिर पढ़ना क्या है, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम पुष्पी पादपों के बाह्य आकृति एवं उसके विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम इस अध्याय के अंतर्गत जड़ के प्रकार पढ़ेंगे, तने के प्रकार पढ़ेंगे, पत्ती, फल, फूल इत्यादि के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट अध्याय हमारा आ जा रहा है अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। अगर पुष्पी पादपों का शरीर होता है तो किस तरह होता है, कैसा होता है, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि निम्न श्रेणी के पौधों की संरचना सरलतम होती है। कहने का तात्पर्य जो निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनकी जो संरचना होती है सरलतम होती है। और इस अध्याय में हम उच्च श्रेणी के पौधों में भीतरी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, जो कि अध्याय जब शुरू होगा तो और भी इनमें डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 7 अध्याय में कह रहा है अध्याय 7 में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन होता है तो किस तरह होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें प्राणियों के शारीरिक संगठन सुविकसित कोशिका, उत्तक स्तर का, उत्तक अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का होता है। अर्थात शरीर की समस्त कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों के लिए इकाई संरचनाओं का निर्माण करती है। यानी साथ में हमें पढ़ना है प्राणियों में संरचनात्मक एवं संगठन कि आखिर इनमें, इन प्राणियों में इनकी संरचनात्मक क्या है, इनका संगठन किस तरह होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें प्राणियों के शारीरिक संगठन सुविकसित कोशिका, उत्तक स्तर, उत्तक तंत्र स्तर या अंग तंत्र स्तर का होता है। अर्थात शरीर की समस्त कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों के समायोजित होकर कई रचनाओं का निर्माण करती है। ये रहा हमारा टोटल 2 यूनिट और उनमें कितनी अध्याय पढ़नी है। और भी इनके अंतर्गत अध्याय आते हैं यूनिट बाय इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि कोशिका संरचना एवं कार्य। मतलब कोशिका संरचना एवं कार्य, इनकी कार्य किस तरह होती है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इनके अंतर्गत कितनी अध्याय आते हैं। तो इनके अंतर्गत टोटल 3 अध्याय आती है। अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10। अध्याय 8 में पढ़ना क्या है, तो कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका किसकी इकाई है, तो जीवन की इकाई है। हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिका जो है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जीव है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब इस अध्याय के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि सभी जीव किन से मिलकर बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी जीव है वह सभी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये इसके अंतर्गत और भी चीज है जो कि अध्याय जब स्टार्ट होगी तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे इनमें। अब आ जाते हैं आगे, इसके अंतर्गत और क्या है। नेक्स्ट अध्याय यूनिट 3 में इकाई 3 में अध्याय 8 के बारे में देख लिए। अब अध्याय 9 के बारे में देखेंगे।
अध्याय 9 में है जैव अणु। जैव अणु होते क्या है? तो हम लोग जानते भी हैं कि जैव अणु क्या होते हैं, क्या कि हम लोग पीछे अगर 9, 8, 10 ये सब पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि जैव अणु क्या है। जैव अणु के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे कार्बन युक्त यौगिक जिन्हें सजीवों अथवा जीवित कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है उसे जैव अणु कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत और भी देखेंगे डिटेल से जब अध्याय स्टार्ट होगी तब। अब आ जा रहा है हमारा नेक्स्ट अध्याय, अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिका से नए कोशिका का निर्माण की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब एक ही कोशिका से एक और नई कोशिका मिल जाती है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे जो कि मोस्ट भी यही होता है, कोशिका से रिलेटेड जितने भी यानी सेल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से हो, बड़े बड़े एग्जाम में भी सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जब अध्याय शुरू करेंगे तो उसके अंतर्गत हम देख लेंगे। अब आ जा रहा है हमारा इकाई 4 पादप कार्यकी शरीर क्रियात्मक। मतलब पादप कार्यकीय में देखेंगे क्या कि पादप के बारे में जानेंगे कि पादप में क्रियाएं कौन कौन सी होती है। इनमें टोटल कितनी अध्याय होती है? तो इनमें टोटल पांच अध्याय होती है। अध्याय पहला है 11 यानी यूनिट इकाई 4 के अंतर्गत अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15। इन 15 यूनिट इकाई 4 के अंतर्गत इन 5 अध्याय के बारे में जानेंगे। तो पहला अध्याय देख लेते हैं, अध्याय 11 पौधों में परिवहन। कि पौधों में परिवहन होता है तो किस तरह होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि इनमें परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करने के लिए, जैसे मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जमीन से जड़ खनिज लवण लेके जड़ से होते हुए तना तक पहुंचती है और वहां से फ्लोएम पूरे पत्तियां और डालियां तक फैलाती है। तो इनके अध्याय में पौधों में देखेंगे कि इसमें परिवहन होता है तो किस तरह होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा आ जा रहा है, अध्याय हमारा आ जा रहा है 12 के अंतर्गत क्या देखेंगे? तो 12 के अंतर्गत देखेंगे कि पौधों में खनिज पोषण, कि पौधों में खनिज जो पोषण होते हैं किस तरह। अध्याय 12 पौधों में खनिज पोषण, कि पौधों में खनिज पोषण किस तरह होते हैं। तो इस अध्याय के अनुसार हम यही देखेंगे कि पौधों में किन किन खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे खनिज लवणों का अवशोषण, जैसे जैविक नाइट्रोजन की विधियां इत्यादि बहुत सारी ऐसी इनमें विधियां देखने को मिलता है। वही हमारा जैविक पौधों में जैविक खनिज पोषण कहलाता है। और भी इनमें बहुत सारे चीज है कि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे आपको। आगे आ जा रहे हैं अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इस अध्याय के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि सजीव जीवधारियों को, मतलब जितनी भी जीवधारियां हैं यानी सभी जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? तो जो वह भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के और ऑक्सीकरणिंग से जो प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। आगे आ जा रहे हैं हमारे अध्याय 14 पादपों में श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होते हैं और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित की जाती है। नेक्स्ट अध्याय हमारा आ जा रहा है अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसके अंतर्गत देखेंगे कि पादप वृद्धि एवं परिवर्धन की वह क्रिया है जिसमें समस्त जीव कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि वह अस्थायी अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है। मतलब कह सकते हैं कि पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें जो क्रियाएं होती है वह अस्थायी होती है और अपरिवर्तनशील होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आ जा रहा है हमारा यूनिट अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय।
श्वसन और गैसों का विनिमय क्या है? तो श्वसन आखिर है तो क्या है? तो श्वसन हम लोग जानते हैं कि जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में संपन्न होने वाली उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पोषण से प्राप्त होने वाली जैव रासायनिक ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल को विमुक्त करने की क्रियाविधि कोशिकीय श्वसन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इनमें जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, बहुत सारे ऐसे एटीपी देखने को मिलेगी कि परिवर्तन करने में क्या क्या इनमें चेंजिंग देखने को मिलता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत यानी अध्याय 17 के अंतर्गत देखेंगे शरीर, द्रव तथा अध्याय 17 के अंतर्गत देखेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, अब आ जा रहे हैं अध्याय 18 शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। कि शरीर, द्रव तथा परिसंचरण आखिर है तो क्या है? तो हम अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि जंतुओं में पचे हुए पोषक पदार्थ तथा श्वसनांगों द्वारा आवरण से ग्रहण की गई O2 यानी ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए दो द्रव की आवश्यकता होती है। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र। और भी आगे इसके अंतर्गत आते हैं जो कि भली भांति देखेंगे आगे। और भी आगे देख लेते हैं अध्याय 19 गमन एवं संचलन या प्रचलन। तो गमन एवं संचलन एवं प्रचलन आखिर है तो क्या है? तो गमन जब प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो इस क्रिया को प्रचलन या संचलन कहते हैं। और एक ही स्थान पर रहकर प्राणी एक ही स्थान पर रहकर अपनी दिशा परिवर्तित करते रहते हैं तब उसे गति कहते हैं। दिशा परिवर्तन करते रहते हैं तब उसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब एक प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वह हमारा क्या है? प्रचलन। और एक ही स्थान पर रहकर प्राणी दिशा परिवर्तित करते रहते हैं तब उसे गति कहते हैं। इस अध्याय में देखेंगे। अध्याय आ जा रहा है 20 उत्सर्जी उत्पादन एवं उनका निष्कासन। और नेक्स्ट अध्याय है हमारा उत्सर्जी उत्पादन और निष्कासन। उत्सर्जन होता है जो कि फिगर के माध्यम से देखेंगे, उत्पादन है उनका निष्कासन किस तरह होता है शरीर में। आगे अध्याय 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण का मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो किस तरह काम करता है उसके बारे में अध्याय 21 में देखेंगे। और लास्ट हमारा है यूनिट 5 के अंतर्गत जो लास्ट अध्याय है हमारा 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। अब इसमें रासायनिक से मतलब केमिकल के बारे में बहुत सारे ऐसे चीज देखना है इसमें, इसके अंतर्गत जो कि अध्याय 22 में देखेंगे। अब ये सारे तो हमने देख लिया यूनिट 1 से लेकर 5 तक। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बताया गया यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये रहा कुछ बातें क्लास 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक के अनुसार कि किन किन टॉपिक में यानी किन यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है उनके बारे में हमने आपको बारीकी से बता दिया। और आप लोग से उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।